प्रश्न 8। दक्षिण भारत में अलवार एवं नैनान संप्रदायों का वर्णन कीजिए। उत्तर। दक्षिण भारत में अलवार और नैनान क्रमशः वैष्णव एवं शैव संप्रदायों के प्रतिनिधित्व संप्रदाय रहे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। अलवार संप्रदाय ये सभी तमिल कवि व संत थे जिनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। उनके अनुसार भगवान की भक्ति करने का सबको समान रूप उनके अनुसार भगवान की भक्ति करने का सबको समान रूप से अधिकार है। इन संतों में कतिपय निम्न जाति के संतों भी शामिल थे, जिन्होंने तमिल प्रदेश में भक्ति का प्रचार किया। 4000 से अधिक भावपूर्ण गीतों का संग्रह किया, जो ज्ञान के अनमोल भंडार है। नैनार संप्रदाय अलवारों के समानांतर ही दक्षिण भारत में भक्तों का एक अन्य संप्रदाय भी अस्तित्व में आया, जो शिव भक्ति से समर्पित था। वस्तुतः ये दक्षिण भारत के शैव संत थे, जिन्हें नैनार कहा गया। इन संतों की 63 थी, जिन्होंने शिव और भक्ति का प्रचार प्रसार किया। आगे चलकर यह तमिलनाडु में ही एक संप्रदाय के रूप में स्थापित हो गए। आज भी मंदिरों में इन संतों की मूर्तियां स्थापित। इन संतों की जीवनी को शिव भक्त चरितुंग नाम से प्रकाशित किया गया है। प्रश्न 8। अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संबंधों की व्याख्या कीजिए। उत्तर। अवध ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संबंध तनावपूर्ण थे। तत्कालीन अवध की नवाब वाजिद अली शाह एवं रेजिडेंट आउटरॉ के मध्य विदेश नीति के संचालन के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ। इसी समय लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उसने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया। अंग्रेज इस बात को अवध की जनता में प्रचारित करने लगे कि नवाब के प्रशासन से अच्छा प्रशासन कंपनी दे सकती है। इसके अलावा कंपनी और नवाब के मध्य व्यापारिक शर्तें के उल्लंघन के संबंध में भी गहरे विवाद थे। कंपनी अवध के विरुद्ध षड्यंत्र भी रचती थी, जिसका पता नवाब को चलता है। इसी विवाद का अंतिम परिणाम ही था कि 1856 में अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। प्रश्न 8। अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संबंधों की व्याख्या कीजिए। उत्तर। अवध भारत एकमात्र राज्य था जो डलहौजी एवं अन्यायपूर्ण नीतियों से अप्रभावित था, क्योंकि अवध के ऊपर अवयस्क दत्तक पुत्र लेने संबंधित नियम और व्यपगत का सिद्धांत लागू नहीं होता था। इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाया। तत्पश्चात अवध में एक राजनीतिक परामर्शदाता आउटरॉम की नियुक्ति की, जिसने अवध के नवाब वाजिद अली शाह की विदेश नीतियों के समकक्ष बाधाएं उत्पन्न की। नवाब और अंग्रेजों के मध्य हुए व्यापारिक समझौते का उल्लंघन किया। यह नहीं, आउटरॉम और उसके अंग्रेजी अधिकारी अवध के षड्यंत्रों में भी भागीदारी थे, जिससे अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संबंध में गहरी खाई उत्पन्न कर दी, जिसका अंतिम परिणाम अवध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहण के रूप में सामने आया। प्रश्न 8। 1858 में महारानी की उद्घोषणा के प्रमुख बिंदुओं पर उल्लेख करते हुए इसका महत्व बतलाइए। उत्तर। 1857 की क्रांति की विफलता के बाद महारानी ने अपनी आगामी योजना की उद्घोषणा एक पत्र के माध्यम से की, जिसे लॉर्ड कैलिन द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में पढ़ा गया।
इसमें निम्न बिंदु प्रमुख थे: भारतीय राजाओं के सम्मान और सुरक्षा का तथा मध्य वर्ग से भी विकास हेतु अवसरों को उपलब्ध कराने का वादा किया गया। ब्रिटिश क्षेत्रों के विस्तार पर रोक लगा दी गई। लोगों के प्राचीन अधिकारों व परंपराओं का सम्मान और न्याय, सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करने तथा प्रत्येक व्यक्ति, जाति और धर्म के लोगों को भेदभाव के बिना योग्य एवं शिक्षा के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश पाने का हकदार बनाया गया। इस उद्घोषणा का महत्व यह है कि इसे ब्रिटेन ने अप्रत्यक्ष रूप से ही भारत को अपना उपनिवेश घोषित कर दिया।